कि एनआरसी और सीए और एनपीआर है क्या। ये जानना सबसे पहले जरूरी है। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो हिंदू भाई हमारे आए हैं, सिख भाई, ईसाई भाई, हिंदुस्तान में जो बसे हुए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये कानून आज नहीं लाया गया, ऐसा कानून हमारी आज़ादी के बाद भी थी, जिसमें जो लोग आते थे बाहर से उनको नागरिकता दी जाती थी। इस कानून में बदलाव ये किया गया कि मुसलमानों को इस लिस्ट से छांटा गया। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये सबसे जानना आपको जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इस मोमेंट को आप सफल नहीं बना पाएंगे। शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि असम में एनआरसी लागू किया गया। एनआरसी के अंतर्गत लगभग 20 लाख लोग बाहर हुए जो अपनी डॉक्यूमेंट साबित करने को नहीं हो पाए, सक्षम नहीं हो पाए। उसमें से 10 लाख हिंदू निकल गए, 5 लाख मुसलमान निकल गए और 5 लाख में ईसाई और अदर जो रिलीजन के लोग हैं वो निकल गए। उस सिचुएशन में ये हुआ कि 20 लाख लोग जब बाहर होते हैं तो उसमें 10 लाख हिंदू निकल जाते हैं, जो कि भाजपा बताती है सो कॉल्ड हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि वो बिल्कुल बेशक नहीं है। मैं इससे सिरे से नकारता हूं, क्योंकि अगर वो हिंदू धर्म भी सही से समझते तो इस चीज को नहीं करते। जैसे इस्लाम बात करता है सलीके की, वैसे हिंदू भी सनातन बात करता है सलीके की। वो भाजपाइयों को बिल्कुल पता नहीं है, इस चीज को जान लीजिए। दूसरी बात, तो उस 10 लाख को देखा भाई हमारा तो वोट बैंक खिसक जाएगा, करे क्या भाई साहब। तो इन्होंने एनआरसी के बाद उस लिस्ट को वहीं पे रख दिया, और जो मुसलमान थे या जो हिंदू थे पहले इनको भैया डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। अब वो देखने लगे कि इससे तो हमारा वोट बैंक खिसकता जा रहा है। इन्होंने सीए 6 महीने का अंतराल, समझिए पहले इनका गेम प्लान लंबा चल रहा है। ये जो आप समझ रहे हैं कि एक छोटी सी शुरुआत है और ये धरने से खत्म हो जाएगी, तो इस गलतफहमी में मत जाइए। इस बात को अपने दिमाग खोल के सुन लीजिए और निकाल लीजिए दिमाग से ये फतूर। तो सीए लाया 6 महीने के अंतराल में, जिसमें इन्होंने मुसलमानों को बाहर कर दिया। अब एक बात समझिए, एक मुसलमान हो एक हिंदू हो, दोनों को आते हैं कागजात लेने के लिए। हम कागजात देने चले जाते हैं। एक मुसलमान अगर कागजात नहीं दे पाता है, पहले जान लीजिए कागजात क्या चाहिए। कागजात चाहिए खेतिहारी जमीन का रसीद, आपके मकान का रसीद, जो कि हमारी हिंदुस्तान की 60% जनता आज भी गरीब है। इस बात को बहुत अच्छे से आप जानते हैं। शहरों में बड़ा आसान लगता है, ये दुकानें खोल के लोग चकाचौंध में अपना सामान बेच ले रहे हैं, लेकिन उस गरीब से पूछिए जो 300 रुपए दहाड़ी कमाता है और उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। जहानाबाद में मेरे घर में एक मजदूर आता है, मैंने उससे पूछा, हुजूर मुसलमान और 3 दलित काम कर रहे हैं मेरे यहाँ। मैंने बोला हुजूर क्या आपके पास कागजात है? बोले हाँ मालिक, आधार कार्ड है मेरे पास, वोटर ID कार्ड है। ये सब वाहियात है। कागजात क्या चाहिए? जमीन के कागज। कितने यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका पटना में किराए पे रहते हैं, रेंट एग्रीमेंट काम नहीं करेगा। इस सच्चाई को जान लीजिए कि आपके पास रसीद होना चाहिए जमीनी कागजात का। पहली बात ये हो गई। तो जब इन्होंने देखा हम लोग डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, मुसलमान जाता है कागजात नहीं दे पाता है, छट गया लिस्ट से डिटेंशन सेंटर। एक हिंदू जाता है, अगर उसके पास कागजात नहीं है तो क्या करना है? उसको बोल देना मैं पाकिस्तान से आया हूं। अपने सारे कागजात पुराने जला दिए, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड हटा दिए, फेंक दिए कूड़ेदान में। मैं पाकिस्तान से आया, मैं अफगानिस्तान से। हाँ भाई आप शरणार्थी हैं, आपको सिटीजनशिप दी जा रही है। लेकिन एक मुसलमान तब भी बेबस है, इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, ये बेशक सच्चाई है कि ये मुसलमानों पे वार है, लेकिन एक बात बता दीजिए, शहरों में बहुत आसान लगता है। मैं जहानाबाद जिले का हूं, मेरा घर फकीरबाड़ा में भी है। हमारे अब्बा हुजूर जहानाबाद से चुनाव भी लड़ते थे विधायक का, लेकिन मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। जितनी मेरी हैसियत है मैं उसको समझाने आया हूँ, जितनी मेरी सोच जहां तक जाती है। तो उस स्थिति में यह होता है कि कागजात आपके पास नहीं है, आपको डिटेंशन सेंटर जाना है। तो उस परिस्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आसाम में जब एनआरसी हुआ तो उसमें जो मुसलमान छांटे गए तो एक बाज़ाब्ते कैंप लगाया गया और उसमें बोला गया कि ट्रिब्यूनल कोर्ट नाम की एक चीज होती है, उसमें मुसलमान जाके अपना आवेदन दे। हाँ भाई अगर गलती हो गई तो आपको दोबारा नागरिकता दे दी जाएगी। आपको एक बात बताइए है कि लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो 2000 रुपए आपको दलाली देनी पड़ती है। ट्रिब्यूनल कोर्ट में 6-6 साल से केसेस चल रहे हैं, लेकिन कोई हिसाब नहीं आया। एक परिवार मुसलमान जिसके घर में 7 लोग, 2 माँ बाप, 5 बच्चे, 3 बच्चे और माँ बाप का नाम आता है, 2 बच्चे का नाम नहीं आता है। तो मैं ये पूछता हूँ, माँ बाप पाकिस्तान चले गए थे बच्चे पैदा करने के लिए? किसी हिंदुस्तान की इसी धरती में बच्चे पैदा किए थे। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और आज ये मसला सिर्फ मुसलमान का अगर लगता है तो ये दिमाग से मेरे हिंदू भाई निकाल लें। एक दलित जो 300 रुपए दहाड़ी कमाता है, वो दिन भर कमाएगा कि वो पेपर जमा करने जाएगा। लाइन में लगाने का इनको शौक हो गया है। पहले नोटबंदी में लगा दिया, फिर इसमें लगा रहे हैं। मसला ये समझिए कि एक जाहिल जिसका बाप भी मजदूरी करता था, बेटा भी मजदूरी करता है, वो ना स्कूल गया, ना कॉलेज गया, ना किसी ऑफिस में काम किया, तो उसकी हैसियत कहां से कागजात दिखाने की?
पहले एक चीज होती थी जमींदारों के टाइम में जिसको कहते थे गैर मजरूआ मालिक जमीनें जो होती थी वो दे दी जाती थी गरीबों को, अपने यहाँ जो काम करते थे उनको दे दी जाती थी, वो रहते थे। मेरा गांव जहानाबाद में काको पड़ता है जहां मुसलमान की बहुत बड़ी आबादी और हिंदुओं की भी है, दलितों की। वहां पर आधे से ज्यादा अमीर जादों के घर गैर मजरूआ मालिक पे है। अब क्या करिएगा, कहां से कागजात दिखाएगा? आपके बेटा आज इंजीनियर बन गया तो आपको पैसे आ गए, आपको शोहरत आ गई, लेकिन आपका लास्ट जनरेशन तब भी जाहिल था और गरीब था, उसका कहां से कागजात लाइएगा? एक दलित कहां से कागजात लाएगा? और ये मुसलमान जो ये हिंदू कोई भी हो, ये छत पे से चढ़ के खिड़कियों से देख रहे हैं और बड़ी खुशी से हमारे साथ कागज है। इस गलत फहमी में मत रहिए, आसाम के मुख्यमंत्री का नाम एनआरसी में नहीं आया है तो आपकी हैसियत उनके सामने कुछ नहीं है। इस चीज को संभाल लीजिए, जरा नजर खोल लीजिए और दिमाग। एक आदमी जो आप बॉर्डर पे जाके लड़ता है, शहीद होते हैं जिसके परिवार के लोग, उसका नाम एनआरसी में नहीं है। कहां से कागज लाइएगा भाई? आप एक बात बताइए, कागज में भी मसले हजार हैं। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि हम अपने बाप दादा का दे दिया, हमारे पास 1910 से 1870 से कागज है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर मुजम्मिल इमाम का मुजम्मिल इमरान हो गया तो आप नहीं है, राम कुमार का राम कुमार कुमारी हो गया तो आप नहीं है देश के, मतलब लिंग बदल गया, आप देश से बाहर हो गए। ये सारी चीज समझने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे इतनी जमात बैठी है, इसमें से आधे लोग कागज देने के लिए तैयार होंगे अपने दिल से। यहाँ पे बेशक बैठेंगे, या हुसैन, हमारे एक मुहर्रम में कहावत है, या हुसैन करने सब पहुंच जाते हैं, या फिर रामनवमी में भैया झंडा लेके सब उतरते हैं, लेकिन जब कौम की जरूरत पड़ती है, देश की जरूरत पड़ती है तो लोग नहीं निकलते। सब अपना घर पहले देखता है। इस चीज को बेशक आप जान लीजिए कि यहाँ से आधे लोग अपनी कागजात जोड़ने में लगे होंगे घर पे बैठ के, कि हम तो कागज भैया पूरा कर लिए, वहां पे बैठेंगे भी, मजा भी लेंगे, घर जाएंगे। इस चीज को दिमाग से निकाल लीजिए हुजूर, आप कौम के गद्दार होंगे, आप देश के गद्दार होंगे। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, यहाँ की आबादी कितनी है आप जानते हैं। अगर 50,000 लोग इस मोहल्ले के नहीं देंगे कागज, किस सरकार की या किस पुलिस की हैसियत है कि आपको उठा के डिटेंशन कैंप में कर देगी? इस बात को समझने की जरूरत है। अगर हम कागजात नहीं देते हैं तो किसी माइकल लाल की औकात नहीं है कि वो आपको उठा के ले जाए। समझिए बात को। हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है, लगभग मैं लिख के दे रहा हूं कि माशाअल्लाह आज के डेट में 50 करोड़ लोग हैं एक तरफ, इसमें शक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर 50 में 25 करोड़ लोग भी ऐसे निकल गए जो कागजात नहीं देते हैं, तो बता दिए मोदी जी जगह कहां से लाएंगे रखने के लिए? इस चीज को सोचिए। और मोदी और अमित शाह खुद हमारे दरवाजे हमें उठाने नहीं आएंगे, वो ऑर्डर देंगे चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर डीएम को, वीडियो करते करते थाना तक पहुंचता है। भाई एक थाना की इतनी औकात नहीं है कि 50,000 लोग को उठाए और लोड करके ले जाए। इस बात को समझिए। बैंगलोर में प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस 10 बसें लेके आई लोगों को उठाने के लिए, 10 बसें भर गई, तब भी 40 बस के लोग खड़े हैं। भैया कहाँ ले जाओगे? घर तो ले नहीं जाओगे, कैंप इतने हैं नहीं, जेल ऐसे ही हिंदुस्तान में कम है, रखोगे कहाँ? और दूसरी बात देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हमारे एक समय मुझे भी लगा था, मैं जदयू में पहले प्रवक्ता था, महासचिव था, मैं जदयू में, हमारे अब्बा जदयू से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, जहानाबाद से 2000 वोट से हार गए थे, तो मैंने राजनीति को काफी करीब से देखा है। नीतीश कुमार को भी मुझे लग रहा था कि हाँ यार एक मसीहा के तौर पे बन रहा है, मुसलमानों के हाथ से लाठी डंडा उठा के कलम देने का काम किया है, स्कॉलरशिप दी, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये भविष्य की तैयारी थी। हमें बेवकूफ बना के बहला फुसला के वोट तो ले लिया, लेकिन अब काटने की तैयारी। नीतीश कुमार बोलते हैं एनआरसी लागू नहीं होगा बिहार में। एक बात समझिए, प्रशांत किशोर जो उनके राइट हैंड है वो बोलते हैं एनआरसी लागू नहीं होगा, नीतीश कुमार बोलते हैं एनआरसी लागू नहीं होगा। एनपीआर कहां से आ गया फिर? एक बात समझिए कि हमारे कौम में पढ़ लिख, बस 2 मिनट भाई समझा रहे हैं, बाकी हम भाषण दे नहीं रहे, हम बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो रोक दीजिए। तो 2 चीज ये समझिए, एनआरसी और एनपीआर सौतेले भाई बहन, समझने की कोशिश कीजिए। एनआरसी जो हो गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनपीआर हो गया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसका मकसद क्या है कि एनआरसी के अंतर्गत बोला गया था कि भाई लोगों की डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जो उसमें देश के नहीं होंगे उनको डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। अब ये तो देखा कि यहाँ पे सोचा था कि हम तो सिर्फ मुसलमान को छोड़ कर रहे हैं, अरे ये तो दबे कुचले आज से नहीं, आज़ादी से ये साले घर पे बैठ जाएंगे, ये हिसाब था इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अल्लाह का फजल है कि जब हिम्मत देता है तो हिंदू भाई भी आज हमारे साथ खड़े, तो उनका वो प्लान फेल हो गया। अब सोचा किया क्या जाए भाई, तो एनपीआर लाया गया। बोला ये गया है इस अंतराल में
डॉक्यूमेंट किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे सुनिए, आपका नाम, आपके बाप का नाम, आप क्या करते हैं, आपके बाप क्या करते थे, आपकी माँ क्या करती है, आपका भाई क्या करते हैं। एक जनगणना कानून हुआ करता था जिसको सेंसस कहते हैं। उसके अंतर्गत हर 10 साल में हिंदुस्तान की आबादी जोड़ी जाती थी और उनका लिंग और सारी चीजें जोड़ी जाती थी। लिटरेसी रेट सारी के ऊपर ये सारी चीज जोड़ी जाती थी। ये बता रहे थे वही, लेकिन खाते में ना आइएगा। ये एनपीआर बिल्कुल सेंसस नहीं है, एनपीआर जनगणना नहीं है। ये आपका डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर टारगेट करेंगे कि किस मोहल्ले में सबसे ज्यादा लोग जो डेटा नहीं दे पाए। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, 70 लाख से हम लोग हैं। 70 लाख की आबादी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, 30% लोग हैं जो अपर क्लास में आ जाते हैं। आपके 70% लोग में जाहिलियत मिलेगी आपको, जो मैट्रिक पढ़े गए लेकिन उनको पता नहीं कि ये है क्या। तो सबसे पहले मेरे भाई, इतनी बड़ी आबादी अगर शर्म होंगे और वो कौम के गद्दार होंगे और देश के, कि अगर किसी के दरवाजे कोई जाता है तो कृपया करके अपना नाम पता ना दे। वो आधार कार्ड के नाम पे आएंगे, वो राशन कार्ड के नाम पे आएंगे, वो गैस कनेक्शन के नाम पे आएंगे, वो दूसरी फलाना ढमकाना योजना लेके आएंगे। अपना नाम पता ना दे, क्योंकि एक से जाने जो अगर 10 लोग में से 5 के नाम पता दीजिए, 5 को उठाना आसान हो जाता है। लेकिन 10 में से अगर नॉलेज नहीं दिया तो किसी की औकात और मजाल नहीं कि आपको अपनी शक्ति मिला। इस बात को याद रखिएगा। हमारे और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक चीज है, ये तो हो गया तो बताना मुझे समझ आया। अगर इस प्रोटेस्ट को सक्सेस करना है तो हम शाहीन बाग के पैटर्न पे चल रहे हैं। पूरे विश्व में शाहीन बाग के पैटर्न को सराहा गया और उसी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कानपुर में भी हो रहा है और जगह हो रहा है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। एक चीज जान लीजिए, तो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ 50 लोग खवातीन ऐसी है जो घर में है, इतने बच्चे ऐसे हैं जो काम के हैं, जो यही काम करते हैं और उसी से उसका घर चलता है। हमारे पास एक चीज जान लीजिए, हमारे पास सबसे अच्छी चीज है मुसलमानों के पास, हिंदुओं के पास। मुसलमानों के पास जुड़ने की दुकान, हजरत अली तकरीर किया करते थे तो बड़ी बड़ी जंगें खत्म हो गई। ये सब बहुत आसान है, हमें हथियार का यूज नहीं करना, दिमाग का इस्तेमाल करना। हमें सच्चे छपाकर मस्जिदों के बाहर बांटे कि हम इस एनआरसी और एनपीआर और सीए से बचने के लिए क्या करें या ना करें। हिंदी में भी उर्दू में भी अगर पॉसिबल हो तो वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी वो बेहतर समझेगी कि हमारे पास कितना पड़े और किन चीजों को हम कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चा घर घर पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को मालूम, मेरी माँ बीए ऑनर्स से पढ़ना, उनको नहीं पता हुआ। अब बताइए यहाँ क्या स्थिति है। मेरा बाप घर पढ़ा लिखा है लेकिन मेरी माँ को नहीं पता, क्योंकि चूल्हे तो पता ऐसा लग रहा है लोगों को पता, लेकिन बहुतों को नहीं पता। हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की, उनको भी याद रखिएगा, उनको नहीं पता है कि है क्या। और मर्द जाते हैं ऑफिस, बीबी से अच्छा भैया क्या नाम है, अब्बा का ये नाम, पापा का ये नाम बता के निकल गए, हो गया आपका क्या। इस चीज को बहुत गौर फरमाइए कि औरतों को हिम्मत आपसे चाहिए, माओ से बहनों से तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि कमाना भी जरूरी है, खिलाना भी जरूरी है और लड़ना भी जरूरी है। तीनों चीज को लेकर चलना है, आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन, एक मिनट और कोऑर्डिनेशन की जो बात कर रहा हूँ, शाहीन बाग में मेरे अपने बड़े भाई, उनके 10 लोग हैं जो आईटी मुंबई से और आईटी दिल्ली से, वो भी आईटी है और ये भी कर रहे हैं। तो मजीद कोई टीम है जो कि शाहीन बाग में कोऑर्डिनेट कर रही है और कुछ लोगों से कर पा रहा है। तो उस टीम का काम ये है कि वो शिफ्ट मारे, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं है तो दिन भर यहाँ पर करने की अपनी जरूरत भी होती है। उस चीज को ध्यान में रखते यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म की जाए और वो टीम में बांटा जाए, मतलब सुबह से शाम तक, शाम से रात तक। और ये चीज बहुत मुझे समझ में आती है, शाहीन बाग ऐसा रूप है जिसमें दिल्ली में लगा जाती है। मैं दिल्ली में पढ़ाई कराऊँ वो सबसे बिजिएस्ट रूट है। वहाँ पर अगर आपको 10 मिनट काम करता है तो लोगों को हाथ मिल जाता है। रात को यहाँ करके क्या हासिल होगा आपको, कोई जाता है यहाँ सुबह जाम होगा, यहाँ सुबह जाम लगना चाहिए। सरकार ये ऐसे करने आसान होते हैं, पर क्या होगा हमें देखना चाहिए कि ये पूरा जाम और गाड़ियाँ यहाँ से ना निकले। और बेशक पुलिस वाले स्कूटर उठा के ले जाए, बोलता हूँ 1 घंटे में छूटूंगा, वादा है मेरा। एक बात बताओ, ये रोड पूरा जाम होना चाहिए, तभी सक्सेस है आपका प्रोटेस्ट। गाड़ी आती आपने नहीं, आपको बेवकूफ समझ के छोड़ दिया जाएगा, इस बात को समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ अगर गलत कर रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ।